एक और आदमी पहुंच चुका है फ्लिन को मारने के लिए फ्यूचर से, और ये आदमी बहुत ही खतरनाक और बैडएस है भाई। क्या फ्लिन और बर्टन लोग बच पाएंगे उसके हमले से? यार आगे जाके बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली है। और भाई जो चेरिस है, क्या उसके साथ लड़ाई होने वाली है हमारी फ्लिन की? क्या फ्लिन बच पाएगी उससे लड़ने के बाद? बहुत सारे ऐसे ही सवाल घूम रहे लोग के, मुझे पता है। तो केम जो मंडली मौजमान एपिसोड 5 आ चुका है द पेरिफेरल सीरीज़ का। क्या बढ़िया सी सीरीज़ चल रही है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी चल रही है, और भाई सबके जवाब धीरे धीरे सबको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लंदन दिखाया जाता है। 1 साल पहले एलिटा गायब हुई थी ना, मतलब उसके पहले का 1 साल दिखाया जाता है। मतलब अभी जब एलिटा गायब हुई उसके 1 साल पहले की चीज़ दिखाई जाती है। ग्रेस RI जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें एलिटा से मिलती है। ग्रेस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है एलिटा से, क्योंकि एलिटा उसे छोड़ के चली गई थी। एलिटा ग्रेस को पूछती है कि तुम खुश हो या नहीं अपनी लाइफ में? तो ग्रेस कहती है कि उसकी शादी हो गई है। एलिटा पूछती है कि लड़के से हुई या लड़की से हुई है? तो ग्रेस बताती है कि लड़के से हुई है और उसके 2 बच्चे भी है। थोड़ी बहुत एलिटा दुखी हो जाती है कि यार कैसे शादी कर ली तुमने। एलिटा ग्रेस को कहती है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। दोनों मिलकर थोड़ी बहुत ड्रिंक लेते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे से अपना प्यार ज़ाया करते हैं भाई। मतलब एक दूसरे से पहले ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए एलिटा ने पूछा कि तुमने लड़के से शादी की या फिर लड़की से। दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। एलिटा बातों बातों में ग्रेस से पूछती है कि तुम यहाँ काम करती हो, वहाँ पर क्या क्या राज छुपाए जाते हैं, क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं, ये पूछती है वो ग्रेस को। ग्रेस वहाँ सुरंग में जाकर, मतलब जहाँ पे हमें दिखाया गया था ना फर्स्ट सेकंड एपिसोड में, जहाँ पे ले जाके वो बर्टन को उड़ा दिया गया था, पता है वही जगह पे, मतलब RI का जो सीक्रेट जगह थी ना, वहीं पे ले जाया जाता है। ग्रेस वहाँ सुरंग में ले जाकर बताती है कि यहाँ का एक्सेस सिर्फ 24 लोगों के पास है। ग्रेस बताती है कि जो उनके सामने चीज़ है ना, उसके बारे में सिर्फ उसे कहते हैं कि गॉड फॉन्ट कहते हैं उस चीज़ को। यहाँ से कुछ भी एक्सेस वो कर सकती है, पर सिर्फ स्टब की टाइमलाइन नहीं है यहाँ पे, पूरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकती हूँ। स्टब पर अभी भी रिसर्च जारी है, चल ही रही है, पर सबसे एक्साइटिंग बात ये है इसका मकसद दुनिया को बचाने का है, और ये कहना बिहेवियरल मॉड डिपार्टमेंट का है। मतलब ये जो अभी बोला ना वो वहाँ का है। उन्होंने स्टब में एक कंपनी सेटअप की थी जिसने अमेरिकन मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्ट पर बोली लगाई ताकि फौजियों में हैप्टिक इम्प्लांट्स लगा सके। जो ये वही हैप्टिक इम्प्लांट्स है जिनके बारे में जो हमारा बर्टन लोगों के हाथ में और सब लगाए हुए हैं ना, तो उसी के बारे में तो फ्यूचर वाले लोगों ने इन सब चीज़ों पे बोली लगाई थी, और उन्हीं लोगों का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था फौजियों के लिए। वही सारी चीज़ें ग्रेस समझा रही है एलिटा को। ग्रेस कहती है कि हमारी टेक की ये बस एक शुरुआत हुई है। मान लो दूर के इलाके में कुछ मिलिट्री के लोग हैं, उन्हें पता चलता है कि दुश्मन घायल जानवर का इस्तेमाल करके उन्हें खुले मैदान में लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये स्ट्रेटजीज चल रही है, वो सिर्फ एग्जांपल दे रही है। तो अब सोचो कि फौजियों के रास्ते में एक घायल कुत्ता आ गया, तो वो फौजी लोग क्या करेंगे? एलिटा कहती है कि शूट कर देंगे बस, और क्या करेंगे। पर अगर हमारे इम्प्लांट्स उन पर सही से उनसे यूज़ किया गया तो इनकी इंटीरियर इंसुलिन कॉर्टेक्स में जाते ही तरंगे तेज़ हो जाएंगी इनकी, जहाँ से दया की भावना उनके अंदर शुरू हो जाएगी। सब अलग तरीके से बिहेव करेंगे क्योंकि सब अलग तजुर्बे से घुस रहे हैं। मतलब सारे जितने फौजी हैं सबके अलग अलग तजुर्बे, तो सारे अलग अलग तरीके से वो लोग कंट्रोल करेंगे। मतलब वो कुत्ते को मारने वाली बात हुई ना, जो मरा हुआ मतलब थोड़ा बहुत बेहोश पड़ा है, तो उसको लोग बचाएंगे। जो फौजियों का मेन काम होता है कि उसे उड़ा ही दे। अगर उन लोगों को मतलब होता है ना कि शेर को पकड़ने के लिए बकरी रखी जाती है, तो बकरी को कोई भी लेने आएगा तो शेर झपट के मार देगा। तो वैसे ही फौजी लोग वहाँ पे जाएंगे, तो फौजियों का मेन पहले काम ही होगा कि जो घायल कुत्ता या फिर कोई भी जानवर पड़ा हुआ है उसे मार दिया जाए। पर अभी जो ये चीज़ें हम लगाएंगे फौजियों के अंदर, उसकी वजह से उनके अंदर ना दया की भावना शुरू होगी। वो लोग थोड़े बहुत चेंज होंगे, उनकी जैसी तकलीफ़ें उनकी ज़िंदगी में होगी वैसे ही वो लोग थोड़े बहुत चेंज होंगे। ग्रेस कहती है कि कितनी लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी इन सब चीज़ों की वजह से। मतलब लोगों के अंदर दया आनी शुरू हो गई फौजियों के अंदर, तो वो लोग मतलब लड़ाइयाँ कम होगी। एलिटा कहती है कि वो इंसान है, जितने मतलब जो भी लोग हैं ना वो इंसान लोग हैं, उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? मतलब इंसानों के साथ तुम ऐसे कंट्रोल और सारी चीज़ें कैसे कर सकती हो? मरियल एकदम से वहाँ पे पहुँच जाए। ये सारी देखने के बाद वो लोग बाहर आ जाते, तो मरियल वहाँ पे पहुँच जाती है, जो देख लेती है कि एलिटा यहाँ पे पहुँची हुई है, और उसे पता चल जाता है कि यार ये यहाँ पे कैसे आई। तो वो एलिटा को डायरेक्ट पूछती है कि यार तुम तो दूसरे डिपार्टमेंट में, यहाँ पे कैसे पहुँच गई तुम?
तो ग्रेस कहती है कि ये मेरी दोस्त है, वो मिलने आई थी, एक जैकेट रह गया था वो सिर्फ लेने आई थी। पर जो मैरियल है उसको थोड़ा बहुत वो बोलती है कि यार कैसे लेके आ गई तुम यहाँ पे और वो सब। पर ग्रेस थोड़ा बहुत धमका देती है उसे कि यार मैं बड़ी हूँ, मतलब समझ जाओ बड़े रैंक में और वो सब। तो मरियल को वो समझा देती है। पर जाते वक्त भी जो एलिटा है ना, उसको मरियल की आंखें पसंद ज़्यादा आ जाती है और वो कहती है कि यार तुम्हारी आंखें बहुत ही पसंद है यार, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूँगी। की वेस्ट 2032 दिखाया जाता है। एक आदमी के घर पे पार्सल आता है जिसमें एक फ़ोन है और वो हथियार जिससे वो मतलब जो गन थी ना, सोनिक गन बोल सकते हैं उसे, वो फ्यूचर में भी थी, जो फ्यूचर में लोग मार रहे थे ना, वही वाली गन उसको दी गई है। वो आदमी हैरान हो जाता है उस हथियार को यूज़ करके, मतलब उसके हाथ में होता है तो वो पंच करता है तो उसमें से सोनिक बूम निकलती है और सामने सारी चीज़ें टूट जाती है। तो वो आदमी उसे देख के भाई कन्फ्यूज़ हो जाता है। फ़ोन में एक आदमी का कॉल आता है जो कोई और नहीं, जो हमारा डैनियल है उसका पेरिफेरल फ्यूचर में वो ही है। वो कहता है कि रॉबर्ट ओकॉर्नर आपके साथ काम करने में हमें मज़ा आएगा। 10 मिलियन में से 2.5 मिलियन हमने तुम्हें सेंड कर दिए अभी के अभी। बॉब काम कर दो हमारा अभी के अभी। ये डैनियल का पेरिफेरल है जो बॉब को कॉल करके सारी चीज़ें बता रहा है। डैनियल धमका देता है कि बॉब तुम्हारी बेटी जो है ना, उस वक्त अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारी बेटी को मार दिया जाएगा। मतलब बॉब मना कर देता है बहुत ही ज़्यादा कि तुम जो भी बोल रहे हो मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला, ये नहीं मानने वाला। तो जो हमारा डैनियल है वो कहता है कि तुम्हारी बेटी है ना, हम उसे मार डालेंगे अगर तुमने हमारा ये काम नहीं किया तो। फ्लिन लोगों को मारने के लिए ऑफकोर्स ये लोग मतलब सुपारी बोल रहे हैं। एक और आदमी आ गया मारने के लिए फ्लिन लोगों को। फ्लिन को स्कैन में ले जाया जाता है। उसे अभी भी वो फ्यूचर में तबाही वाली जैकपॉट वाली जितनी भी चीज़ें थी ना, अभी भी उसे झलकियाँ आ रही है उसके रिलेटेड। बॉब सीधा उसके दोस्त फ्रैंक से मिलने पहुंच जाता है। दोनों मिलके थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं और उनके बीच में थोड़ी बहुत कहा सुनी भी हुई थी मतलब पास्ट में, उसी के रिलेटेड दोनों बातें करते हैं। बॉब बताता है कि उसकी बेटी है और फ्रैंक उसके बेटे जो वहीं पे खेल रहे हैं उनके बारे में बड़े हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके बारे में बताता है। फ्रैंक के बेटे लोग वहाँ पे आते हैं और बॉब को कहते हैं कि बाहर चलो, मतलब वो धमका रहा होता है बॉब को कि भाई चलो बाहर, तुम्हें तो देख लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मतलब मेरे पापा से दूर रहो और सब कुछ। पर बॉब तो भाई सभी को गोली मार के ख़त्म कर देता है। क्या बैडेस वाला है सीन था, सबको मार डालता है, मतलब उसके पापा सारे लोगों को एक साथ ख़त्म कर देता है। वो बाहर कार में पहुँच जाता है। बॉब को कॉल आता है और बताया जाता है कि उसके टारगेट सुबह यहाँ मेडिकल के लिए आएंगे, 1 घंटे वहाँ पे रहेंगे। आगे तुम्हें पता ही है क्या करना है, उन लोगों को मारना है और सब कुछ। और भाई जो उसका बेटा था ना, उसके फ्रेंड का, फ्रैंक का बेटा, वो वहाँ पे बाहर आता है और उसको कुचल के निकल जाता है बॉब। यार ये बंदा बहुत ही बैड है, मतलब ये पास्ट में इसने बहुत सारे क्राइम्स कर रखे हैं बॉब ने। बिल्ली को जेस्पर की जैकेट से पैसे मिलते हैं सुबह सुबह। वो सीधा जेस्पर को जाके झाड़ देती है बराबर की और कहती है कि मैंने मना किया था ना पैसे लेने के लिए तुम्हें। तो जेस्पर मना कर देता है, कि झूठ बोल देता है वैसे कि उसने पैसे नहीं लिए, अंकल ने दिए हैं। बिल्ली पूछती है कि बाद में क्या चाहिए उन्हें, मतलब उनको रिटर्न में क्या चीज़ें चाहिए। जेस्पर झूठ बोल देता है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए यार, मैं सालों से उनके लिए काम कर रहा हूँ ना, इसलिए उन्हें मुझे इनाम दिया है। बिल्ली कहती है कि मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं आती, पर ये जो जेस्पर है वो मना लेता है कि नहीं नहीं यार, मैंने बहुत काम किया है ना उनका, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। डीडी बताती है कि एक बैक्टीरिया है जो सीधा आँख से कनेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो पीठ में से थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी होगी। पीठ में चेक करके उसे मतलब जो हमारी फ्लिन है उसको चेक किया जाता है, चेकअप शुरू किया जाता है और पीठ में से थोड़ा बहुत पानी निकल रहा हो, वो चेकिंग के लिए वो लेती है, वो डीडी है ना वो। बॉब आ चुका है। बॉब उसकी बेटी को कॉल लगाता है और कोड वर्ड्स में बातें करना शुरू कर देता है ताकि किसी को पता ना चले। तो उसकी बेटी भी कहती है कि मेन चीज़ कहता है कि हमें हमारा रिश्ता तोड़ना होगा, शायद मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, सारी चीज़ें वो उसकी बेटी को समझा देता है कोड वर्ड के अंदर कि हमें सब कुछ ख़त्म करना होगा। उसकी बेटी कहती है कि पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर उसके बाद भी बॉब कहता है कि नहीं, मतलब मैं बात करना नहीं चाहता, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, दूर रहना मुझसे, वो सारी चीज़ें, और वो फ़ोन रख देता है। बिल्ली को रास्ते में बॉब मिलता है। वो बॉब को पूछती है कि भाई तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो बॉब बताता है कि मेरी कार में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी कार ठीक कर दूं क्या। पर बॉब कहता है कि नहीं नहीं, गैरेज में फ़ोन किया है, वहाँ से कोई एक बंदा आ ही रहा होगा। तो बिल्ली कहती है कि यार वहाँ से एक बंदा है, वो आएगा, मुझे पता है उसका, तो मुझे काम बिगाड़ना ही है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, और मैं लड़की हूँ तो क्या हो गया, मैं गैरेज में, अरे मुझे कार ठीक करनी है, सब कुछ आती है। पर जो बॉब है वो मना कर देता है कि नहीं नहीं, मैं वेट करना चाहूँगा, जो गैरेज में से आएगा ना उसी के लिए। और फिर बिल्ली वहाँ से चली जाती है। वो आगे जाती है, कार रोकती है और वापस आती है और कहती है कि वो मैकेनिक जो आएगा ना, उससे मैं जानती हूँ, मैं उसका काम करके उसको झटका देना चाहती हूँ, उसको पैसे, मतलब आज झटका लगना चाहिए उसे।
बॉब मना करता है कि वो मैकेनिक का वेट करेगा, वो नहीं चाहता कि बिली करे, पर फिर भी बिली कार ठीक करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर बर्टन और फ्लिन लोग हॉस्पिटल से वो चेकअप के बाद आ रहे होते हैं। बॉब बातों बातों में जो वो सोनिक गन थी ना वो कार में से निकाल लेता है और फ्लिन को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है वो सोनिक गन लेके कि भाई ये हमें मारने ही आया है। वो बर्टन को कहती है कि शूट करो इसे, शूट करो, और वो फिर थोड़ा बहुत बच भी जाते हैं उसमें से। बच के जो बर्टन है ना वो गाड़ी लेके थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है, पर उनकी कार आगे जाके ही ठुक जाती है। बॉब गोलियों से हमला शुरू कर देता है, पर जवाबी हमले में बर्टन भी थोड़ा बहुत रोक लेता है खुद को। तभी बिली पीछे से आती है और शॉटगन निकालती है। वो सीधा धड़ाधड़ मारना शुरू कर देती है बॉब को, पर फिर भी बॉब खड़ा हो जा रहा है। कैसे हो रहा है हमें कुछ भी नहीं पता। टॉमी उस मशीन के बारे में फ्लिन को पूछता है और मतलब ये सारी चीज़ें हो गई ना, पकड़ा जाता है, पुलिस आ जाती है वहाँ पे, फ़ोन करते हैं ये लोग, जो बर्टन लोग हैं वो बुलाते हैं, टॉमी वहाँ पे आ जाता है। टॉमी उस मशीन के बारे में फ्लिन को पूछता है और कहता है कि बॉब ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है इसलिए वो बच गया है। मतलब जब उसने शॉटगन लगाई थी ना बिली ने, तो इसीलिए बचा था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। मतलब उसे पता था कि सामने वाला हमला करने वाला है। मतलब बॉब को सारी चीज़ें पता थी कि सामने वाला हमला करने वाला है। बर्टन भी आजकल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही ज़िंदगी जी रहा है जैसे जंग आने वाली हो और जंग के लिए वो रेडी हो। टॉमी को अभी भी लग रहा है, मतलब शक लग रहा है कि फ्लिन लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं। टॉमी उसके और फ्लिन के बचपन की थोड़ी बहुत स्टोरी बताता है और थोड़ा इमोशनल दोनों भी हो जाते हैं। वो ट्राई करता है टॉमी जो फ्लिन है उससे निकलवाने की कि यार रियल में सारी चीज़ें क्या चल रही है, पर फ्लिन कहती है कि नहीं यार ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं चल रही है, पर हमने कुछ चाहिए होता तो हम यहीं पे मार सकते थे उसे, पर हमने नहीं मारा, हमने तुम्हें बुलाया टॉमी को। मतलब वो टॉमी को कुछ भी सच नहीं बताते अभी भी। बिली बातों बातों में बता देती है जैस्पर कहता है, मतलब वो दोनों को, बर्टन लोगों को, कि भाई जैस्पर है ना वो किसी को भी हर्ट नहीं करने वाला, तो उसके बारे में टेंशन मत लो, मुझे सारी चीज़ें पता है जो मतलब फ्लिन ने बताई थी ना मुझे, तो मैं किसी को नहीं बताने वाली, ठीक होगा सब कुछ, टेंशन मत लो, मैं किसी को भी नहीं बताने वाली, कुछ भी नहीं होगा। मुझे फ़िक्र एक ही जब बंदे की, वो है फ्लिन की। तो वो बर्टन को समझा देती है कि यार मुझे भी फ़िक्र है फ्लिन की, तो तुम टेंशन मत लो, आगे कुछ भी नहीं होने वाला। बर्टन लोगों की माँ बाहर जहाँ पर बॉडीज़ और सारी चीज़ें वो दफनाएगी ना वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे वो बाहर चली गई और चेक किया, पता नहीं घूम रही है, वो फ्रेंड बर्टन लोगों का फ्रेंड घूम रहा है तो उसी के साथ बातें कर रही है। फ्लिन बताती है कि फ्यूचर से आई है वो मेडिसिन और जिससे आप ठीक हुई है, उसकी माँ को ये सारी चीज़ें बताती है और जितनी भी सच्चाई है सारी की सारी वो बता देती है। वो कहती है कि उसका फार्मूला फ्यूचर से आया था और फार्माजॉन है ना, उन्होंने वो मतलब फार्मूले से दवाई बनाई जिससे आप ठीक हुई हो। फ्लिन लोग उसकी माँ को सब कुछ जो फ्यूचर में जाना और सारी चीज़ें बता देते हैं, पर उसकी माँ नहीं समझ पा रही कि यार ये सारी चीज़ें चल क्या रही है। उनको एकदम से कोई तुम्हें बोलेगा फ्यूचर से सब कुछ हो रहा है तो आप भी नहीं मानोगे, तो इसीलिए उसकी माँ कन्फ्यूजन में है। फिर थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है फ्लिन को कि यार क्या यार माँ नहीं मान रही, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फ्लिन सीधा पेरिफेरल में वापस पहुँच जाती है। फ्लिन गुस्से में विल्फ को कहती है कि आज अचानक से एक आदमी हमें मारने आ गया था, उसके पास भी वो सोनिक गन थी जो तुम्हारे पास यहाँ पे फ्यूचर में होती है। तुम्हारा काम था हमें इन्फॉर्म करना, पर जब भी हमारे पर हमला हो या कुछ भी, अब तो पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है हमारे वहाँ पे। फ्लिन विल्फ को पूछती है कि उस दिन जब हम लिंक हुए थे उसके पीछे कोई मकसद तो नहीं था ना तुम्हारा, मुझे कंफ्यूज करना चाहते थे या फिर मेरे इमोशन का यूज़ करना चाहते थे उस हेप्टिक ड्रिफ्ट के कनेक्शन से। विल्फ तुरंत मना कर देता है कि नहीं यार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने चाहता था। वो मतलब ये कहना चाहती है कि तुम अपने लिए मतलब हम दोनों के बीच में फीलिंग्स तो क्रिएट नहीं करना चाहता ना उस दिन लिंक करके, तो विल्फ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहती है कि फ्लिन कहती है कि मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ ना तुम पे विश्वास करके, तो विल्फ कहता है कि नहीं तुम गलती नहीं कर रही हो मतलब। बॉब टॉमी को उकसाने की कोशिश करता है कार में जाते वक्त, वो बहुत ही ज़्यादा बहका रहा होता है टॉमी को कि ये करो वो करो, सारी चीज़ें बता रहा होता है। बॉब बताता है कि अगर उसने इन लोगों को नहीं मारा ना तो वो उसकी बेटी को मार देंगे। मतलब ये जो अभी फ्लिन लोगों को अगर उनको नहीं मारा तो ऐसी ऑफ़र आई थी, तो यही ऑफ़र थी। वो सारी चीज़ें वो टॉमी को बताता है। वो कहता है कि $25 लाख वो भेजवा चुके हैं, 1 करोड़ की ये पूरी डील है, अगर उसे मार देते तो वो डील पूरी हो जाती। फ़ोन पे एक आवाज़ थी जिसने मुझे सारी चीज़ें बताई और पैसे भी आ गए थे और $1 लाख मतलब सारी चीज़ें मुझे मिलने वाली थी अगर मैंने फ्लिन लोगों को मार दिया होता। बॉब टॉमी को पैसे का या मतलब जो लालच है ना वो देता है कि $25 लाख तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुमने मतलब मुझे छोड़ दिया और सब कुछ। उतने में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे वो टकरा जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक इनविजिबल कार आती है और जिसमें से कोई आदमी बाहर आता है।
उसमें से एक आदमी बॉब को वो कार में से निकालता है और ले जाता है, और टॉमी एकदम देखता रहता है कि यार ये कौन आ गया वापस। वो भी कन्फ्यूजन में कि यार क्या चल रही है सारी चीज़ें। फ्लिन और जो हमारा विल्फ है वो सीधे चेरिस लो के वहाँ पे पहुँच चुके हैं। फ्लिन कहती है कि वो चेरिस को बताना चाहती है कि हमला होने पर क्या होता है, जैसे उन लोगों ने हम पे हमला किया, मैं भी हमला करने वाली हूँ। विल्फ बताता है कि पहली बार जब वो बचपन में लेव से बोर्डिंग स्कूल में मिला था ना, तब वो 12 साल का था। उस वक्त हम जैकपॉट की तबाही से सिर्फ उभर ही रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें नई दुनिया के संगठन की शक्ति का राज नहीं आई थी, मतलब जो नई संगठन हो रही थी ना वो राज नहीं आ रही थी उनको। नियो प्रिंस ने स्कूल पर हमला कर दिया, हमारी बोर्डिंग स्कूल पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझसे अपना खाना सर्व करवाया, पर उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि कब मैंने उनके वहाँ पे जो ट्रे थी ना उनमें से एक छुरी चोरी कर ली। उनके लीडर का मैंने गला काट दिया और 4 लोगों को मैंने गोली मार दी। सेल्फ डिफेंस भी बहुत ज़्यादा बेरहम हो सकता है, मतलब वो बताना चाहता है जो हमारे फ्लिन है ना उसको कि भाई तुम्हारे अंदर जो मतलब जाग रही है चीज़ें कि चेरिस को जाके मारना है और सब कुछ, वो मत करो, अगर ना हो सके तो मत मारो। वो उसकी स्टोरी बता के कहना चाहता है कि भाई ये सब करने के बाद भी शांति नहीं मिलती है, तो वो थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर यार कहाँ ही रुकेगी। फैमिली पे हमला होता है तो सामने वाला बंदा उड़ा ही देता है सामने वाले को। फ्लिन चेरिस के मिलने उसके ऑफिस में, मतलब जो भी जगह है वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे चेरिस आती है। फ्लिन उसे पूछते हैं कि तुम मेरी फैमिली को मारना क्यों चाहती हो। चेरिस बताती है कि तुम मुझसे एक ख़ास तरीके का डेटा चुरा के भागी हो, वो डेटा मुझे चाहिए, बस वो डेटा लौटा दो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। फ्लिन कहती है कि मैंने तो बस एक गेम खेला और वो गेम खेलने के बाद मैं वापस आ गई, गेम ओवर, ख़त्म हो गया था और कुछ भी नहीं किया मैंने। मुझे नहीं पता डेटा किसके पास है, मुझे और मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दो, कुछ भी मतलब दूर चली जाओ मुझसे। चेरिस कहती है कि तुम्हारी मौत मेरे ही लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कुछ भी हो जाए तो मैं तो मारने ही वाली हूँ, और अभी मैं मेरे पेरिफेरल में हूँ तो तुम मुझे मार भी नहीं सकती, मैं ख़त्म भी नहीं होने वाली हूँ अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करोगी तो। फ्लिन खतरनाक डायलॉग मारती है कि मैं तुम्हें मार तो नहीं सकती पर मैं तुम्हें दर्द तो दे ही सकती हूँ। चेरिस फ्लिन को मारना शुरू कर देती है और दोनों के बीच में एक खतरनाक वाली लड़ाई शुरू हो जाती है, और भाई फ्लिन चेरिस को पेरिफेरल से उड़ा देती है। भाई क्या खतरनाक तरीके से फ्लिन उसे मार डालती है, मतलब वो जो पेरिफेरल है उसको उड़ा देती है। चेरिस तो अभी जिंदा ही है। ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 5 का। बहुत ही बढ़िया एपिसोड था। अभी तो भाई फिनाले बहुत जल्द आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।